हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हमने पिछली क्लास में देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कई एक्ट पारित किए जिसने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया, और यही एक्ट आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ी बने, आधार बने। जो पहला एक्ट था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत पर शासन करना स्थापित शुरू किया। और जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम मिला। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम मिला, वह किस अधिनियम के तहत मिला? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। अगर इसी क्रम में देखा तो एक एक्ट और महत्वपूर्ण था, वह 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट कब भारत आया? तो 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन के रूप में दो संस्थाएं गठित की गई, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती थी वह व्यापारिक मामलों को देखती थी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होती थी वह राजनीतिक मामलों को देखती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखती थी। आगे देखें तो जो 1813 में एक चार्टर अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत ईसाई पादरियों को भारत में शासन करने की अनुमति, अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत से ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। आगे एक एक्ट और पारित होता है 1833 का अधिनियम। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बनाया गया। इसी क्रम में हम देखें एक एक्ट और पारित होता है 1858 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि जो बंगाल भारत का गवर्नर जनरल है, इसे अब वाइसराय नाम मिला। भारत के जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय नाम मिला। किस चार्टर अधिनियम के तहत? 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस सौ नौ का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत क्या होता है? पहली बार तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 1909 में भारत इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, वह तो थे लॉर्ड मार्ले। इंग्लैंड में भारत के क्या थे? ये राज्य सचिव। और और जो लॉर्ड मिंटो है वह भारत के वाइसराय थे। ठीक है। 1909 में लॉर्ड मार्ले तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय, इसलिए भारत परिषद अधिनियम से एक नाम और दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके तहत सांप्रदायिकता के निर्वाचन को अनुमति मिली। अगर आपसे पूछना चाहिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन को अनुमति किस एक्ट के तहत या किस भारत परिषद अधिनियम के तहत मिली, तो आपका जो जवाब है वह होगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को अनुमति मिली। और जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसके द्वारा इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व किया गया। कि मुसलमानों के लिए अलग कानून बनेगा और हिंदुओं के लिए अलग। और जो मुस्लिम समुदाय के लिए कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो केवल और केवल मुस्लिम सदस्य ही मुस्लिम मतदाताओं के लिए कानून बना सकते हैं, मुस्लिम सदस्य ही।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिकता के जनक किसे कहा जाता है, सांप्रदायिकता के जनक, तो सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच पहली बार है जो बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार मिला। और यही नहीं कि मत देने का अधिकार भी 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मिला था। और इसके तहत प्रांतीय विधान परिषदों की संख्याओं में वृद्धि की गई, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। वायसराय की प्रथम कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने तो वह कौन है, वह है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व किस अधिनियम या किस भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ, तो वह मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। और सांप्रदायिक निर्वाचन को अनुमति मिली तो वह भी मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत ही मिली। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अब एक और एक्ट पारित किया गया, वह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, 1919 में। मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, 1909 में। अब हम बात करते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधान सभा या विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो इस विधायिका में जो पहली परिषद थी वह थी राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, तो की गई वह 1919 के भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर हम बात करें राज्य परिषद की, तो जो ये राज्य परिषद है इसके सदस्यों की संख्या थी 60। सदस्य संख्या कितनी थी, 60, जिनमें से 34 का निर्वाचन होता था। ये जो 60 है इनमें से 34 का निर्वाचन होता था और जो 26 हैं वो मनोनीत किए जाते थे, मनोनयन होता था उनका। और इस जो राज्य परिषद का कार्यकाल था वह 5 वर्ष होता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। इसकी सदस्य संख्या 60 थी और 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 सदस्यों का मनोनयन होता था। अब हम बात करें केंद्रीय विधानसभा की, तो इसके सदस्यों की संख्या थी 144। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 144, जिनमें से 104 तो निर्वाचित होते थे और जो 40 सदस्य थे वो मनोनीत किए जाते थे।
40 सदस्यों का मनोनयन होता था और 104 सदस्यों का निर्वाचन होता था केंद्रीय विधानसभा में, जिसकी सदस्य संख्या टोटल थी 144। और राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, जिनमें से 34 का निर्वाचन होता था और 26 मनोनयन किए जाते थे। और जो राज्य परिषद है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था और जो केंद्रीय विधान परिषद है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इस प्रकार देखा जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो वह है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर उन्हें अलग अलग कर दिया, मतलब पृथक कर दिया। और जिससे राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम हो गया, क्योंकि इसने केंद्र और प्रांतों की शक्तियों को अलग अलग कर दिया, जिससे केंद्र पर है वह राज्य का प्रभाव कम हो गया। केंद्र के पास राज्य अलग से अपने जो नियम कानून थे वो बना सकते थे, कि जो केंद्र और प्रांत और राज्य थे उन्हें अपने अपने विधान परिषदों के कार्य या सूचियों पर विधान या कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए। किसके तहत है, तो वह 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। और जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, इसने जो प्रांतों के विषय थे उन्हें पुनः 2 भागों में बांटा। प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांटा। एक तो है हस्तांतरित विषय और दूसरे आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार था वह था गवर्नर का। जो गवर्नर था वह हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाता था, किसकी सहायता से, उन मंत्रियों की सहायता से जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हों। कानून बनाना था उन मंत्रियों की सहायता से जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हों। आरक्षित विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार तो गवर्नर को था, लेकिन जो गवर्नर था वह शासन करता था, किसकी सहायता से करता था, तो वह शासन करता था कार्यपालिका परिषद की सहायता से। कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि किस चार्टर एक्ट या अधिनियम के तहत पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, तो आपका जो जवाब होगा वह होगा 1909 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। और जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1926 में। लोक सेवा आयोग जो कि सिविल सेवकों की भर्तियों का आयोजन करता है, इसका जो गठन कब किया गया, 1926 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो वह किया गया 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। और कब किया गया, तो 1926 में किया गया, जो कि सिविल सेवकों की भर्ती का आयोजन करता है। और भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच जो बजट है उसको पृथक कर दिया। केंद्र और प्रांतों के बीच बजट को पृथक करने का कार्य जो किया वह किया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के ने। और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया, कि जो राज्य विधानसभा है वह अपना बजट स्वयं बना सकती है और केंद्र अपना बजट स्वयं बना सकता है। तो जो बजट का प्रावधान है वह किस भारत शासन अधिनियम के तहत अलग किया गया, तो वह 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। इसके तहत प्रांत अपना बजट खुद बना सकते हैं, मतलब राज्य विधानसभा अपना बजट खुद तैयार कर सकती है और केंद्र अपना बजट खुद तैयार कर सकता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश प्रशासन है उसने एक और एक्ट पारित किया, वह है 1935 का भारत परिषद अधिनियम। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद अधिनियम है, क्योंकि इस
इससे या इसमें जो है इसमें जो है ये 321 तो अनुच्छेद भारत परिषद अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया। अनुसूचियों को शामिल किया गया। कितने अनुच्छेद हैं भारत परिषद अधिनियम 1935 में? तो वह है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। इसलिए जो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 है वह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगर हम अब बात करें जो भारत परिषद अधिनियम 1935 था, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी कौन कौन सी ऐसी विशेषता रही जिनसे कि यह भारतीय संविधान का निर्माण का मूल आधार बना। जो ये 1935 का भारत परिषद अधिनियम है, इससे या तो कुछ अनुच्छेद शब्द से ले लिए गए लेकिन या फिर उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें भारतीय संविधान में अपना लिया गया। जो इसकी विशेषता है भारत परिषद अधिनियम 1935 की, वह है इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस परिषद अधिनियम के तहत हुई? 1935 के अधिनियम के तहत। और इसके तहत शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वह है 59 विषय। संघ सूची में 59 विषयों को शामिल किया गया। राज्य सूची में 54 विषयों को और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया, जो कि दोनों विषयों के लिए थी। इस पर शक्तियों का बंटवारा हुआ 1935 के भारत अधिनियम के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में, और अखिल भारतीय से संघ की स्थापना हुई। और 1935 के भारत परिषद अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता कि इसने जो केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासनता यानी दोहरी शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। इसने क्या किया कि जो केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन था, दोहरी शासन व्यवस्था उसे समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया। अब इसने क्या किया कि प्रांतों में ना उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की और गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करने पर प्रतिबंधित किया गया। मतलब जो गवर्नर था, राज्यपाल था, वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। अब ये जो व्यवस्था थी कौन सी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना या प्रांतों की स्वायत्तता, यह 1937 में शुरू हुई और इसे 1939 में फिर से समाप्त कर दिया गया। 1937 में शुरू हुई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो इसने है ना 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था या द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस प्रकार वे 6 राज्य कौन कौन से? पहला है बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत। और असम। इनमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इनमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनात्मक विधान परिषद और द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद और विधान सभा का गठन किया गया।
छह प्रांतों में कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई, मतलब विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। और साथ ही जो ये 1935 का भारत परिषद अधिनियम था, इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या जो थी उसे मत देने का अधिकार मिल गया। और एक बात और, जो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसके तहत क्या किया गया कि भारत में पहली बार क्या हुआ, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो वह है 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। किस अधिनियम के तहत की गई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 में कौन सा 1935 में भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। और इसके तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का स्थापना, संयुक्त सेवा आयोग। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। और जो भारत परिषद अधिनियम 1935 था, इसके एक तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया, वह किया गया 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत छह प्रांतों में या राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। वो छह प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इनमें द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। और जो भारत परिषद अधिनियम 1935 था, उसने केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। किस अधिनियम के तहत है? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत है। और भारत परिषद अधिनियम 1935 ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। और जो भारत परिषद अधिनियम थे, उन्हें शक्तियों का बंटवारा किया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार था वह केंद्र का था, और राज्य सूची पर अधिकार बनाने का अधिकार राज्यों का था। और जो समवर्ती सूची के विषय थे, उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर सकते थे। और जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या थी, उसको मत देने का अधिकार मिल गया। 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। मताधिकार का विस्तार किया गया भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। जो भारत परिषद अधिनियम 1935 था, उसके तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची में 59 विषय, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर 54 विषय, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची जो थी, उसमें 36 विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का था। और बाद में जो अवशिष्ट शक्तियाँ बची, तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? वायसराय को दी गई। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई। इस प्रकार हमने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है, उसने ऐसे कई एक्ट पारित किए जो कि भारतीय संविधान के निर्माण की नींव बनी, सीढ़ी बनी, आधार बनी, तथा ब्रिटिश सरकार ने इन एक्टों के माध्यम से सीधा नियंत्रण किया भारत पर। लेकिन यही एक्ट या परिषद अधिनियम भारतीय संविधान की नींव
बने, सीढ़ी बने, आधार बने। तो अब हम जो कल पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा की संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। हम कल की क्लास में देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। हम ये भी देखेंगे कि संविधान का मतलब क्या होता है और संविधान सभा का मतलब क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। Like, share, subscribe and comment this video.